केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई की नई जात है। बिहार बोर्ड वालों को केस स्टडी में ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। उनको जो सरदर्दी करनी है ऑब्जेक्टिव सवाल में 100 सवाल आते हैं फालतू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 50 आपको करने होते हैं। ठीक है, तो वो बस टाइम टेकिंग प्रोसेस है तुम लोगों का। टाइम टेकिंग में क्यों कह रहा हूँ, 100 सवाल पढ़ने में तो टाइम लगेंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि शुरू के 50 पढ़ो और 50 ही आते हो मार दिए और आगे बढ़ गए। पढ़ोगे सारे सवाल, है ना। इंडिया है बाबू, जहां नहीं जाना वहां तो जरूर जाना है ना। तो इसलिए केस स्टडी सीबीएसई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री के नंबर हैं, 4-4 नंबर के 2-3 सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं, फोकट के नंबर होते हैं। लेकिन समझ सब लोग कैसे करना है केस स्टडी देखा जाए। मिस्टर कुमार, अ मैथमेटिक्स टीचर, एक्सप्लेन सम की पॉइंट्स ऑफ यूनिट 1 ऑफ क्लास 9 टू हिज स्टूडेंट्स, सम आर गिवन हियर। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ की पॉइंट्स यूनिट 1 के समझाए। अब आप लोग क्या करते हो ना कि इसको देख के सोचते हो इसका कोई लेना देना है नहीं। ये नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं भाई, नंबर है 6, 8, 14, 4, 7, 11, कोई दिक्कत नहीं। 5, 6, 11 पढ़ा दिए नंबर सिस्टम, ठीक है। इसका इससे लेना देना नहीं है। चित्र इसलिए बनाया गया है ताकि थोड़ा सा आपको एंगेजिंग लगे, है ना। कहानी ये है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। जैसा कि हम लोगों ने असर्शन रीजनिंग में भी डिस्कस किया था, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, अनगिनत, है ना। दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं। Rationalization of a denominator means to change the irrational denominator to a rational form. किसी भी डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज करता हूं ना, तो मेरी कोशिश क्या होती है, क्या होता है उससे, वो जो इरेशनल फॉर्म नीचे रहता है बैठा हुआ, उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग पीछे के सवालों में भी देख चुके हैं कि जब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था तो रूट हट के वहां पे एक रियल वैल्यू आ गई थी। आई थी कि नहीं आई थी? हालांकि रूट भी एक रियल वैल्यू ही होती है, लेकिन एक एग्जैक्ट मतलब इंटीजर, एक इंटीग्रल वैल्यू आ गई थी आपके पास। ठीक, तो वही आप इसमें करते हो। फिर उन्होंने एक और पॉइंट क्या बताया, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक नंबर इरेशनल होता है जब उसका डेसिमल फॉर्म जो होता है ना वो टर्मिनेट हो रहा हो, यानी ना वो खत्म हो रहा हो और ना वो रिपीट हो रहा हो। जैसे 22/7, इसको डिवाइड करके देखना, है ना रिपीट होगा ना ही खत्म होगा। लेकिन 10/3 इसको करोगे ना तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट होने लग जाएगा, तो वो रैशनल हो जाता है। इररेशनल सिर्फ वो होता है जो ना रिपीट होगा और ना ही खत्म होगा। ठीक है, ये चीज इन्होंने बताई। अब इस बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। कह रहा है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 + √3। तो समझदार बच्चे क्या करेंगे, 1/2 + √3 लिख के खत्म कर देंगे, है ना। ये हो गया रेसिप्रोकल। लेकिन हम जैसे बच्चे जो कि ज्यादा समझदार नहीं है, इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या फायदा इनके इतना ज्ञान देने का कि आप रैशनलाइज इसको ना कर रहे हो। इसको रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो अब ऊपर क्या हो गया, 2 - √3 और नीचे हो गया a + b इंटू a - b विच इज a² - b²। ये हो गया 2 - √3/4 - 3। कितना आ गया, 2 - √3/1, जो कि क्या होता है, तो 2 + √3 का रेसिप्रोकल क्या आया, 2 - √3। बिल्कुल भाई, वो आधे नंबर का सवाल थोड़ी दिया है। मैंने क्या कहा, समझदार बच्चे ये आंसर करेंगे। हम जैसे थोड़े से कम समझदार हैं, हम क्या करते हैं, इधर उधर जो चीजें लिखी होती है ना, सब पे नजर मारने लगते हैं। समझदार जो होता है सब पता है, तो वो इधर उधर की चीजें नहीं देखेगा। जिसको नहीं आता है वो कोशिश करेगा कि थोड़ा इसकी कॉपी में से भी झांकूं, थोड़ा इसकी कॉपी में से भी झांकूं, थोड़ा इस लाइन में भी झांकूं, है ना। तो रैशनलाइजेशन की जब वो बात कर रहा है तो यार नीचे रैशनलाइज करना पड़ेगा ना। ये तो इररेशनल है, मुझे इसको रैशनल बनाना है नीचे। ठीक, अब फिर दूसरा कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है। भाई √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.2141 और आगे कुछ भी होती होगी क्योंकि ये इरेशनल है। ठीक है, और √2 की वैल्यू वही है ना, और √3 होती है 1.73 और आगे कुछ भी होता होगा। तो इनके बीच में 1.5 भी तो आता होगा ना, और 1.5 तो एक रैशनल नंबर है। कैसे, 1.5 को मैं लिख सकता हूं 15/10, लिख सकता हूं ना। इस 15/10 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूं? a/b की फॉर्म में आ गया, b 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया जो कि इन दोनों के बीच में आएगा। फिर कह रहा है कि यही नहीं, अभी आप इसको सिंप्लीफाई करिए। किसे,
√3 माइनस √7 का होल क्यूब, √3 माइनस √7 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया 3 का स्क्वायर हो गया 3 और √3 एक एज इट इज। ठीक, ये हो गया 7√7 माइनस ये हो जाएगा 3√21 इंटू √3 माइनस √7। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को अभी ओपन करो। ये हो गया 3√3 माइनस 7√7 और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत मजेदार आंसर आएगा, देखना। माइनस 9√7 प्लस यहां से आ जाएगा 21√3। अब आप कहोगे सर ये रोचक सा आंसर कहां से लेके आया? हम देखिए आपको बताते हैं कैसे आया। एक बनाएंगे हम क्या बेहतरीन सा, जिसको हम कहते हैं गोला, पर वो गोला होता नहीं है ना। ये वही रास्ता है जिधर से जादू आया था। ठीक है, अब इधर से हम उसको वापस भेजेंगे कैसे, देखो। ये 3√21 इंटू √3, 3√21 को अगर मैं √3 से गुणा करूं तो रूट से गुणा हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो इसको मैं थ्रू √63 लिख सकता हूं, है ना। 21 या 63 होता है। इसको मैं 3√9 गुणा 7 लिख सकता हूं। और 9 क्या होता है 3 इंटू 3 स्क्वायर गुणा 7, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 7, तो ये हो गया 9√7। ठीक है, अब जादू को मैं वापस भेज दूंगा यहां से। जादू जाओ। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब इसी रास्ते से, अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज का रास्ता बन गया। अब यहां से अवेंजर्स अंदर आएंगे, है ना। अवेंजर्स आएंगे और क्या होगा, अब 3√21 को गुणा कर देंगे वो √7 से। जब ये गुणा होगा तो 3 कितना हो जाएगा, ये 147 हो जाएगा। ठीक है, और 147 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 49 इंटू 3। ठीक है, 49 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर इंटू 3। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 7 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा, ये कितना हो गया 21√3। वही चीज मैंने लिखी है ना भाई, कुछ अलग तो किया नहीं ना। तो अब हमें इस द्वार की ही जरूरत नहीं है, अब हम इस द्वार को करते हैं बंद, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे, है ना। तो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे बिना जादू के और बिना अवेंजर्स के। कैसे होगा देख लीजिए। ये √3 वाला है, ये √3 वाला है, और दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएंगे जी 24√3। ये √7 ये √7 दोनों माइनस में है, तो ये भी जुड़ेंगे, आंसर आएगा माइनस में 16√7। हो गया जी। अब इसमें एक और पार्ट था, और पार्ट, है ना। जब मल्टीवर्स की बात हो तो मैडनेस तो आएगा ही आएगा। और पार्ट में क्या है कि एक्सप्रेस 4/7 इन डेसिमल फॉर्म, और बताओ कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो 4/7 को क्या करोगे, डिवाइड कर दो ना जी। करते हैं जरा, 7 4 होगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा। 7 पंजे 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0। वापस कहानी शुरू हो जाएगी। 7 पंजे 35, 5 0, देखो सेम आने लग गया। यानी ये क्या हो रहा है 0.571428 और इसके ऊपर बार, यानी खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट होने लग गया। तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट करने लगा। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से आप लिखना है। कोई डाउट है इस सवाल में? बढ़िया सवाल था, मजेदार, इंटरेस्टिंग। चलिए अगला है, महेश बाबू के पास चलते हैं। साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने रंगीन घर बनाया है अपना। महेश सर ने क्या करा, फॉर्म करा एक स्क्वायर यूजिंग 4 पीसेस ऑफ ओरिगेमी। ओरिगेमी शीट से उन्होंने स्क्वायर बनाने की कोशिश करी, जैसे कि फिगर में दिया रखा है। लाल हरा, हमें तो ये दिख नहीं रहा, उसमें उन्होंने लिख भी दिया कि ये लाल है, ये हरा है और ये ब्लू है। ठीक है, ताकि आप इसको पिंक ना कहो और इसको आप रेड ना कहो और इसको आप येलो मत कह दो।
तो इसलिए लिखा भी गया है। ठीक, उन्हें भी पता है कि हमारे बालक कितने ध्यान वाले हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है राइट द ट्राइनोमियल विच डिस्क्राइब्स द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। तो अगर मैं साइड देखूं तो ये क्या होगा, x+5 होगा। ये x है और ये 5 है, तो ये x+5 ही तो होगा। और उसी तरीके से क्या ये भी तो x है और ये 5 है, ये भी x+5 होगा। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो x+5 और x+5 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, x² + 25 + 10x। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ट्राइनोमियल लिख दिया, हो गया ट्राइनोमियल। दूसरा आइए, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाई x² - 10x + 25, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या क्या होंगे, फैक्टराइज करेंगे जी। फर्स्ट का ये ए पार्ट था, हम आते हैं बी पार्ट पे। आपको एरिया क्या दिया है उसमें, x² - 10x + 25। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि जोड़ने घटाने पे ये आए और गुणा करने में 25 आए। तो x² - 5x - 5x + 25, x कॉमन, x - 5 -5 कॉमन, x - 5, x - 5 कॉमन, बच गया क्या, x - 5। तो लेंथ कितनी हो गई, x - 5, तो वो क्या है, ये तो स्क्वायर है ना, तो साइड ही सीधे लिख दो, लेंथ ब्रेथ की जरूरत ही नहीं। साइड क्या हो जाएगा, x - 5। ठीक है, अगर एरिया ये है तो। फिर सेकंड में आते हैं, कहता है अगर py y² - 2y + 1 है तो py + p - y की वैल्यू क्या होगी। तो इतना टफ सवाल जब देता है एग्जामिनर तो हमें लगता है क्या, डर, हमारे कांपने लगते हैं हाथ। py दिया है उसने हमें y² - 2y + 1, y² - 2y + 1। आपसे कहा है उसने py + p - y लाइए, तो py तो y² - 2y + 1 है। p - y क्या है, अरे भाई यहाँ y की जगह पे -y रख दो, कोई दिक्कत है। तो ये हो गया y² - 2y + 1 -y का स्क्वायर + y² -y + 2, तो ये हो गया +2y + 1, माइनस प्लस कट गया, y² हो गया 2y² और 1 + 1 हो गया 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो y² + 1, ये आपके पास आएगा py + p - y। ये कौन सा है, सेकंड का ए पार्ट। अब सेकंड में एक और पार्ट है जिसको हम खलीफा पार्ट भी कहते हैं, बी पार्ट। व्हाट इज द डिग्री ऑफ ट्राइनोमियल, डिग्री ऑफ ट्राइनोमियल 2x² 3x³ + 2x² + 3x + 4। तो इसको मैंने खलीफा इसीलिए कहा कि ये कह रहा है ट्राइनोमियल, क्या ये ट्राइनोमियल है, भाई साहब मैंने जब भी तो कहा कि ये खलीफा सवाल है, ये ट्राइनोमियल ही नहीं है, ये क्वाड्रिनोमियल है। दिस इज नॉट अ ट्राइनोमियल, दिस इज नॉट अ ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर वो कहता कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ तो 3 लिख देते, लेकिन वो ट्राइनोमियल की बात कर रहा है तो ये ट्राइनोमियल ही नहीं है। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रिनोमियल है, लेकिन ये ट्राइनोमियल नहीं है, क्योंकि ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं, 3 अनलाइक टर्म, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हमारा केस स्टडी भी था, कोई दिक्कत है इसमें।